वेलकम टू द क्यूरियस थिंग्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। देखिए, ये टॉपिक यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के हमारे डिस्कशन का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था, फिर इसके पीछे के असल कारण क्या थे, ये कैसे शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, ये असफल क्यों हुआ, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल को पकड़ते हैं जिस पर आज भी इतिहासकारों में एक मत नहीं है कि आखिर 1857 की इस महान घटना को हम कहें क्या। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था, जैसा कि अंग्रेज कहते हैं, एक सिपाही विद्रोह, या ये वाकई में पूरे भारत की आज़ादी के लिए पहली एक ऑर्गेनाइज लड़ाई थी। इस पर इतिहासकारों के बीच आप कह सकते हैं एक गहरा मतभेद है। यहाँ पर हमें तीन मुख्य दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। एक तरफ है ब्रिटिश इतिहासकार, जो इसे सिर्फ एक सिपाही म्यूटनी कहकर इसके महत्व को आप कह सकते हैं कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर जैसे राष्ट्रवादी विचारक हैं, जो इसे गर्व से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। लेकिन फिर आर.सी. मजूमदार जैसे विद्वान हैं, जो एक बैलेंस्ड व्यू रखते हैं। उनका एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, ये न तो पहला था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो सच इन तीनों के बीच में कहाँ है? चलिए इसके कारणों को समझकर इसका पता लगाते हैं। अब देखते हैं कि इस विद्रोह की आग आखिर लगी कैसे। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति ना रातों रात नहीं होती। उसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा होता है, असंतोष होता है। 1857 का विद्रोह भी 100 साल के अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा था, उसी का नतीजा था। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, उसने तो आग में घी का काम किया। इस पॉलिसी के हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधा सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर, कई राज्य इसी का शिकार बने और अवध को तो कुशासन का झूठा आरोप लगाकर हड़प लिया। इससे हुआ क्या? भारतीय शासकों में ये डर बैठ गया कि भाई आज नहीं तो कल हमारा राज्य भी छीन लिया जाएगा। अब आते हैं आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारणों पर। अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने तो भारत की कमर ही तोड़ दी। भारी लगान ने किसानों को कंगाल कर दिया और ब्रिटेन से जो बना हुआ माल आता था उसने हमारे कारीगरों और हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भले ही ये प्रोग्रेसिव कदम थे, लेकिन आम भारतीयों ने इसे अपने धर्म और अपनी परंपराओं में एक सीधा सीधा हस्तक्षेप माना। और सेना के अंदर तो असंतोष अपने चरम पर था, मतलब पीक पर था। भारतीय सैनिकों के साथ वेतन में, प्रमोशन में, व्यवहार में खुला भेदभाव होता था। एक भारतीय सिपाही की मैक्सिमम प्रमोशन सूबेदार के पद तक ही हो सकती थी। ऊपर से 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया, जिसने सैनिकों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए मजबूर किया, जो उस समय धर्म के खिलाफ माना जाता था। और फिर आई वो चिंगारी जिसने पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। ये थी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म को भ्रष्ट करने की एक सीधी कोशिश मानी गई। इसी के विरोध में बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने बगावत कर दी और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। वे इस महासंग्राम के पहले शहीद बने। तो मंगल पांडे की शहादत के बाद ये चिंगारी एक ज्वाला कैसे बनी और पूरे उत्तर भारत में कैसे फैली? अब देखते हैं इसका प्रारंभ, इसका प्रसार और इसके प्रमुख नायक कौन कौन थे। विद्रोह की जो फॉर्मल शुरुआत हुई वो हुई 10 मई 1857 को मेरठ से। वहां के सिपाहियों ने बगावत की, दिल्ली चलो का नारा दिया और सीधा दिल्ली की ओर चल पड़े। अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंचे, उस पर कब्जा किया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली पर कब्जा एक सिंबॉलिक जीत थी, जिसने पूरे देश में विद्रोह की एक लहर फैला दी। ये टेबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से देखिए। दिल्ली में लीडर तो नाम के लिए बहादुर शाह द्वितीय थे, पर असली मिलिट्री कमांड जनरल बख्त खान के हाथ में थी। यहाँ विद्रोह को निकलसन और हडसन ने दबाया।
कानपुर में नाना साहेब और उनके बहुत ही बहादुर सेनापति तात्या टोपे ने नेतृत्व किया, जिसे कॉलिन कैंपबेल ने कुचला। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, जिन्हें भी कैंपबेल का ही सामना करना पड़ा। आगे देखें तो झांसी और ग्वालियर में इतिहास की सबसे वीर योद्धाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाला। उनके शौर्य से उनका दुश्मन ह्यू रोज भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा था कि यहाँ लेटी हुई औरत विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बिहार के जगदीशपुर से 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया और इलाहाबाद से लियाकत अली ने। ये नाम और उनके केंद्र सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन नामों को याद कैसे रखें। चलिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। कुंवर सिंह अपनी बहादुरी के लिए बिहार का शेर कहलाए। लखनऊ पर बेगम का राज था तो लखनऊ की बेगम हो गई हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का सामना ह्यू रोज से हुआ और कानपुर में नाना कैंप लगा के बैठे थे तो वहां थे कैम्पबेल। ये छोटे छोटे निमोनिक्स आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबको परेशान करता है। जब विद्रोह इतना व्यापक था, इतने वीर नेता थे, तो आखिर ये सफल क्यों नहीं हो पाया? सोचिए, इतनी बड़ी लड़ाई, इतनी हिम्मत, फिर भी नतीजा हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया? चलिए इसके कारणों का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया इसे काफी हद तक अछूते रहे। दूसरा, एक यूनिफाइड सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। हर नेता अपने इलाके की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कोई एक राष्ट्रव्यापी योजना नहीं थी। तीसरा, अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, रेल, टेलीग्राफ, जिससे वो तेजी से सेना और सूचना भेज सकते थे। और चौथा, उस समय के एजुकेटेड क्लास और कई रजवाड़ों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया। वे या तो न्यूट्रल रहे या अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या हम ये मान लें कि ये विद्रोह पूरी तरह से व्यर्थ गया? क्या इसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं निकला? चलिए अब इसके दूरगामी प्रभावों पर नजर डालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही ये विद्रोह अपने इमीडिएट गोल में असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट परिणाम था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक मील का पत्थर था। चलिए अब इस पूरे टॉपिक का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्के कर सकता है। अक्सर एग्जाम्स में किताबों और उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं। याद रखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी वीडी सावरकर ने, सरकारी इतिहासकार एसएन सेन ने लिखी 1857। आरसी मजूमदार की किताब है द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और अशोक मेहता की किताब है द ग्रेट रिबेलियन। और ये हैं वो 1-लाइनर फैक्ट्स जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। पहले शहीद मंगल पांडे। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में पहले वाइसराय बने। अंत में हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त न कर सका हो, लेकिन ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय लोगों का पहला महान संघर्ष था। इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा की एक ऐसी मशाल जलाई जो आगे चलकर आज़ादी की सुबह लेकर आई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो द क्यूरियस थिंग्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।